Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, now we are back with this chapter और आप सभी को पता है कि अब हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से ये देखने वाले हैं चैप्टर 8 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर, जैसे आप हिंदी में संस्कृतियों का टकराव बोलते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए तो वो भी चैनल पे अपलोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, माया सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है। इनके अकॉर्डिंग 2012 के अंदर दुनिया खत्म हो गई थी, तो उस हिसाब से पहला क्वेश्चन यही है कि माया संस्कृति जो है उस पर आपको छोटा सा एक नोट लिखना है। आपको बताना है कि माया संस्कृति क्या थी या माया सभ्यता क्या थी। तो दोस्तों ये असल में 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच लगभग 300 साल की उभरी हुई एक ऐसी सभ्यता थी जिसको मैक्सिको के अंदर जाना गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता थी। हाँ, ये तो देखा जा सकता है कि 16th सेंचुरी के अंदर माया लोगों के पास एज़टेक की तुलना में जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो कम थी, लेकिन हाँ इनका कृषि उत्पादन, दैट मीन जैसे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं, मैक्सिको के अंदर उस टाइम पे बहुत ही बड़ी मात्रा में था। सबसे अच्छा ज्ञान इनको खगोल विद्या, जैसे आप एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, और गणित के बारे में इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता था। यानी कि इतने साल पहले इन लोगों को पता था कि कैलेंडर का टाइम कितना होना चाहिए। इन्होंने इतने टाइम पहले 2012 तक का सही डेट, सही मंथ बना दिया था। और ये लोग लिखना तो नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने पिक्चोग्राफी फॉर्म ऑफ राइटिंग करी थी। मतलब जैसे कि अगर इन्हें कुछ लिखना है, मान लीजिए इन्हें सन लिखना है, तो सन लिखते नहीं थे, सन की शक्ल बना देते थे, जैसे बोलते हैं पिक्चर की तरह कंपेयर करना। जैसे आजकल आप इमोजी यूज़ करते हैं, जो एट प्रेजेंट टाइम फेसबुक ने लॉन्च करा है इतने टाइम बाद, लेकिन आज से कई साल पहले इन लोगों ने इमोजीज का इस्तेमाल अपनी राइटिंग कल्चर के लिए इस्तेमाल किया था। सबसे अच्छी बात, ये लोग रिलीजियस इवेंट पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जो भी कुछ इनका हार्वेस्ट होता है, जैसे मक्का उगा देना और उसकी प्लांटिंग कर देना, वो अपने गॉड को ये लोग चढ़ाते थे। तो इस तरीके से माया सभ्यता का कल्चर जो है कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, भाई दूसरों को ज़रूर बताइए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैप्टर के अलावा आपको अगर गाइड परचेज करनी है तो मार्केट से जाइए, मार्केट पास नहीं है तो हमारी ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन वेबसाइट से आप वहां से भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी गाइड सैम्पल पर परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। कहने का मतलब ये था कि सभ्यता, जैसे मान लीजिए कि कोई साउथ अमेरिका के अंदर कोई बंदे रहते हैं, वो वहीं के नेटिव्स हो गए, और जब नॉर्थ अटलांटिक ओशन क्रॉस करके कोई दूसरा बंदा इनके पास आता है, तो इस तरीके से यहाँ की सभ्यता में डेवलपमेंट कैसे हुई, जब उनका विदेशियों के साथ व्यापार बढ़ना चालू हुआ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इंडिया था। इंडिया को शुरुआती समय में आज से हज़ारों साल पहले हमारा ट्रेड देखा गया था। हड़प्पा सभ्यता जो था वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ ट्रेड करता था। लेकिन जब ट्रेडिंग हुआ तो आप देखेंगे कि दोनों टाइप का, दोनों जगहों का विकास होता है ना? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इस हिसाब से आपको ये बताना है कि सभ्यताओं का विकास जो था वो विदेशी व्यापार की वजह से कैसे ठीक हो गया। तो बस यही बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, फॉरेन ट्रेड के अंदर अरब की जितनी भी कंट्रियाँ थी, अरब के आसपास के लोग, उनकी सोच और उनकी आइडियोलॉजी मैच खाती थी इन लोगों से, इसलिए इनके साथ ट्रेड हुआ। द फॉरेन ट्रेड इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ कोस्टल रीजन ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका यानी कि पूर्वी तट के जो इलाके थे ना, वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हुआ, फेमस, क्योंकि वहाँ पे एक कोस्टल लाइन थी। अगर आप अफ्रीका के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ये जो कोस्टल लाइन के जितने भी इलाके हैं, यहाँ के इलाकों में ट्रेड जो है ज़्यादा होना चालू हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसानी से कोई भी बंदा आउटसाइडर बाहर से आता था, यहाँ पे अपने जहाज रोकता था और व्यापार कर सकता था, है ना? तो इस तरीके से फिर यहाँ पे विदेशी व्यापार को प्रभावित करने के लिए आप देख सकते हो बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, मकबरे बनाए गए, क्योंकि भाई वहाँ के जो विजिटर्स होते हैं वो यहाँ पे आके रुकेंगे भी तो, इसीलिए। हाँ, यहाँ पे द लैंग्वेज, यहाँ पे स्वाहिली लिखा है, वह स्वाहिली, और इंटरमिक्स
बांटू और अरबी लैंग्वेज उस समय पे इस्तेमाल होती थी। कहाँ पे भाई? यहाँ पे अफ्रीका के जैसे इलाकों के अंदर। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, किस तरीके से जो सभ्यता थी उनका विकास हुआ फॉरेन ट्रेड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अफ्रीका सभ्यता जो थी उसमें कैसे लोहे के विकास ने उनकी लाइफ में या उनके अफ्रीकन सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया लोहे ने। तो लोहे ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया भाई? लोहे से आपको पता हथियार बनने चालू हुए, लोहे से उनके खुद का साम्राज्य का विस्तार हुआ। अफ्रीका के लोगों ने लोहे को निकालना, लोहे को गलाना सीख लिया था। मैं बोल सकता हूँ कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर उस टाइम पीरियड पे ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर लोहा अयस्क बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया था, उनके खान पाए गए थे। अब आयरन और पाया गया तो सिंपल सी बात है उसके अंदर आयरन निकलेगा ही निकलेगा विदेश में, बल्कि अफ्रीका के लोग बाद में इसे एक्सपोर्ट करने लग गए, बेचने लग गए। इससे उन्हें सोना मिलने लग गया अफ्रीका के लोगों को। अफ्रीका के लोगों ने लोहे को गलाकर, लोहे का उपयोग करके जहाज बनाने चालू करे। इस तरीके से उनके व्यापार में बहुत तेज़ी आई। मतलब लोहे से क्या कुछ नहीं हुआ। और आज आप देख सकते हो हमारी खुद की सभ्यता, हमारा खुद का बैकबोन आयरन इंडस्ट्री माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। डिस्कस द वेरियस रीजन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स एंड न्यू लैंड। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी यूरोप की कंट्री के जितने भी लोग हैं, यूरोप में बहुत सारी कंट्रियां आती है। अब यूरोप के लोगों ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन या साउथ अटलांटिक ओशन, इतना कई किलोमीटर दूर का लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका, साथ में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जैसे नए टापू को और नए लैंड्स को ढूंढा। तो ढूंढने का यूरोप के लोगों को कारण क्या था? न्यू रूट्स और न्यू लैंड्स अगर वो ढूंढ रहे हैं तो क्यों ढूंढ रहे हैं? तो सिंपल सा रीज़न है भाई, मिशनरी ज़ील, यानी कि मिशनरी उत्साह का मतलब ये हो गया कि यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी थी और ईसाई धर्म को क्रिश्चियनिटी फैलानी थी, धर्म का प्रचार करना था। इसी वजह से उन्होंने नए लैंड ढूंढे, नई ज़मीनें ढूंढी। और रेनेसां युग, मतलब क्योंकि यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर इटली आता है, उस टाइम पीरियड में बहुत सारे जिज्ञासु लोग पैदा हुए। बहुत से ऐसे लोग थे दुनिया के अंदर बहुत कुछ करना चाहते थे। वो लोग जब पैदा हुए तो उन्होंने यात्राएं बहुत आसानी तरीके से करी, जैसे उन्होंने कंपास ढूंढने की कोशिश करी। कंपास का आविष्कार हुआ तो उन्होंने नई ज़मीनों को तलाशना चालू कर दिया कंपास के थ्रू। उसकी वजह से ये हुआ कि जब वो नई ज़मीनों पे जाते थे तो वहाँ पे व्यापार मिलता था, उन्हें नया बिजनेस मिलता था, उनके ज़मीनों को कैप्चर करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप नए रूट्स और नए ज़मीनें ढूंढ रहे हैं तो मेन यही है कि आप वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और या तो आप उनके साथ बिजनेस करेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यूरोप, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ ह्यूज ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इन यूरोप। यानी कि यूरोप के अंदर अगर कॉमर्स यानी कि वाणिज्य और व्यापार बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में अगर बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो क्या कारण हो सकता है, कि क्यों दिखाई दिया? तो उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण नंबर 1, जब उन लोगों ने नई ज़मीनें ढूंढनी चालू करी तो यूरोपियन लोगों ने अपने खुद के उपनिवेशवाद यानी कि अपनी खुद की कॉलोनी इस्टेब्लिश करनी चालू कर दी और बाद में वहाँ पे उन लोगों ने वहीं से बाज़ार बनाने चालू कर दिए। इससे यूरोप के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ? यूरोप के लोग क्या करते थे? व्यापार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना कर देते थे, जैसे उन्होंने हमारे भारत के अंदर किया। वो इतनी दूर से नए रूट्स, नए लैंड ढूंढने आए, भारत उन्हें मिला, वहाँ पे उन लोगों ने कंपनियाँ बना दी। कंपनियाँ यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे उन्होंने बनाई थी। इससे उनके व्यापार और कॉमर्स में इसलिए तेज़ी मिली कि वो हमारे ही प्लेस का रॉ मटेरियल या जिस भी प्लेस पे जाते थे जहाँ पे वो अपनी कॉलोनी बनाते थे, वहीं का रॉ मटेरियल यूज़ करके वो बाद में बहुत महंगे दामों में बेच दिया करते थे, है ना। और तीसरा कारण यही है कि वहाँ पे कॉमर्स और ट्रेड का ग्रोथ इसलिए हुआ कि यूरोपियंस जो लोग थे ना, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास यूरोपियंस लोग थे जो इंक्रीज़ होना चाहते थे, है ना। विद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूरोपियन प्रपोज्ड अ लॉट, और यूरोपियंस लोग जो थे वो व्यापार और कॉमर्स को बढ़ाते बढ़ाते वो देख सकते हैं कि उन लोगों ने बहुत से लोगों को प्रभावित करा, मतलब बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करा बिजनेस की वजह से। तो ये कारण था जिस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सही बनी रही और दैट इज़ वाई वो लोग इतना ग्रोथ कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे और इसमें क्वेश्चन यही है कि आरंभिक सभ्यता की सामान्य विशेषता क्या थी।
मतलब शुरुआती समय में जब अमेरिकन सिविलाइजेशन अस्तित्व में आनी चालू हुई थी तो उनकी विशेषताएं क्या थी, तो आप देख सकते हैं इस सभ्यता ने पत्थर की कला मतलब इन दिस सिविलाइजेशन पीपल वर मोर स्किल्ड इन स्टोन आर्ट, वो स्टोन आर्ट के अंदर बहुत अच्छे थे। दूसरा, उन्हें मेटल से ज्वेलरी बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता था। एग्रीकल्चर उनका मेन प्रोफेशन था। और ये पूरी तरीके से ये जो सिविलाइजेशन थी वो कैटल्स रेयरिंग यानी कि जानवरों को पालने से परिचित नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि इनको पाला भी जा सकता है। और साथ में यूटेंसिल्स, वेविंग, ये जितनी भी सारी चीज़ें थी वो इस सभ्यता के द्वारा उस समय पे होती थी। तो ये उनकी विशेषताएं हैं, 5 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में ये चैप्टर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया है। आपको बताना है कि इनका सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, इनका सभ्यता का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। तो आपको बताना है। ये देखो यहाँ पे जो मैनको कपैक, ये वहाँ के राजा थे 12th सेंचुरी के अंदर। उन्होंने बाद में क्रूजुको करके एक राजधानी वो इस्टेब्लिश करी थी। इनका सभ्यता के अंदर 1 मिलियन से अधिक लोग शामिल थे। 1 मिलियन आप समझ सकते हैं, कम से कम 10 लाख लोग उस समय से शामिल थे। और इनका के लोगों का शासनकाल जो था काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, जैसे इक्वाडोर से लेकर चिली तक, ये लगभग 3000 किलोमीटर तक इनका साम्राज्य था। राजा वहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट पे था। इनका सभ्यता के अंदर क्वेचू करके एक भाषा होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे जो लोकल जो रूलर होते थे वो पूरी तरीके से मैं बोल सकता हूँ लोकल रूलर वर ऑफन रिवॉर्डेड फॉर देयर मिलिट्री सपोर्ट, यानी कि वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो अपने मिलिट्री को सपोर्ट किया करते थे, रिवॉर्ड दिया करते थे। रिवॉर्ड दिया करते थे क्योंकि उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से सिस्टम था यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात कर ले अगर हम, आरावाक लुकायोज, इन्हें बोलते हैं आरावाक लुकायोज। अब यहाँ पे आरावाक लुकायोज जो थे ना, आपको उनके बारे में बताना है, साथ में उनकी स्पेनिश पॉलिसी कैसी थी आरावाक लुकायोज के लिए, और उनके ऊपर ये लोग शासन कर पाए तो उसका क्या परिणाम हुआ। तो भाई स्पेनिश लोग जो थे ना वो सोने के लिए बहुत तरीके से आकर्षित थे, लेकिन अरावाक नहीं थे। अरावाक लोगों को सोने की वैल्यू का कुछ नहीं पता था, क्योंकि अरावाक लोग जो है ना कांच के मोती पहनना पसंद करते थे और उसी में ही रुचि रखते थे। और जबकि स्पेनिश लोग जो थे वो अरावाक के साथ सोने का आदान प्रदान करते थे। अरावाक लुकाए जो थे बहुत ही ज़्यादा हम्बल थे, पोलाइट थे, विनम्र थे, और उन्होंने शुरुआत में स्पेनिश लोगों के साथ बहुत सहयोग करा। और इसके बदले में कुछ समय बाद अरावाक लुकायों के प्रति स्पेनिश का व्यवहार बदल गया था, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा सोना चाहिए था। क्योंकि जो बाहर के स्पेनिश लोग जो आए थे अरावाक लुकायोस के पास, वो सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस के माध्यम से आए थे, जबकि अरावाक लुकायोस को नहीं पता था कि बिज़नेस क्या होता है। बाद में अरावाक लुकायोस का बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत सारे लोगों को मारा गया। वो सब हमने वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात कर लेते हैं। माया सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या क्या थी। तो माया सभ्यता के लोगों ने कैलेंडर बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 365 दिन, जैसे कि 365 दिन आज हम करते हैं, लेकिन उनके 18 महीने थे और 20 दिन का उनका एक महीना हुआ करता था। गणित के अंदर उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, और उन्होंने, अब मैं बोल सकता हूँ कि दे यूज्ड स्पेशल साइन ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का इस्तेमाल उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से किया था। साथ में ये लोग आर्टिस्ट भी थे। अगर आप देखें तो माया के लोग वास्तुकला के अंदर, यानी कि आर्किटेक्चुरल के अंदर, पेंटिंग के अंदर, मूर्ति कला के अंदर, स्कल्पचर के अंदर, और शानदार पिरामिड और मंदिर बनाने के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा माहिर लोगों में से एक माने जाते थे, है ना। माया के लोगों ने व्हील के रूप वाले बर्तनों का इस्तेमाल भी किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन शुमार होता है। इस क्वेश्चन पे ज़रूर फोकस करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, वो यही बताना है कि इनका के क्षेत्रों के अंदर पिज़ारो की क्या उपलब्धियाँ थी। तो भाई पिज़ारो एक ऐसा व्यक्ति था जो इनका सभ्यता के ऊपर आया और उसने कैप्चर कर लिया। इनका सभ्यता एक ऐसा शहर था जो सोने की चीज़ों को बनाने में बहुत माहिर था, लेकिन पिज़ारो यूरोपियन बंदा था, वो इनका के पास आया, यानी कि इनका एक जगह थी पेरू के अंदर, तो वहाँ आया और वहाँ पे इनका के कम्युनिटी को पूरी तरीके से गुलाम बनाया। तो यहाँ पे उसकी उपलब्धियाँ पूछी हुई है। तो भाई यहाँ पे पिज़ारो के बारे में बताया हुआ एक गरीब और पुअर क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ स्प्लेंडर्स था, दैट मीन्स चाटुकार था।
इनका सभ्यता के लोग चांदी और सोने जो थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। और यहाँ पे पिज़ारो ने क्या करा, वो क्वार्टर्स की पूरी तरीके से जो मेथड थे उसको अडॉप्ट करना चाहता था। इसीलिए पिज़ारो ने क्या करा, इनका के राजा की हत्या कर दी और सैनिकों को बोला कि वहाँ पे लूट कर ले। पिज़ारो ने इनका सभ्यता के ऊपर पूरी तरीके से राज कर लिया और यहाँ पर उसके परिणाम स्वरूप 1534 के अंदर इनका सभ्यता के अंदर पूरी तरीके से एक रिबेलियन छा गया जो 2 साल तक चला और इनका सभ्यता के बहुत सारे लोग मारे गए। और एल डोराडो जो इतना फेमस नाम है वो इनका सभ्यता के अंदर ही पाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 10 important question of this chapter and I hope you like it and let's meet in the another video. This is it in this class. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।